के आसपास एरिया जो है वो खेती के लिए है। और आप सब ये देख रहे हैं या ये जानते हैं कि हर छोटे से छोटे कस्बे से बड़े शहर के चारों ओर का 10 से 15 किलोमीटर वाला जो एरिया होता है वो प्लॉटिंग से, जहां पर लोग गतिविधियां रहने के लिए कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उससे घिरा रहता है। अगर आपने राट की बात करें तो जहां से आखिरी घर समाप्त होता है उस आखिरी घर से आगे के जो 1-2 किलोमीटर का एरिया होगा, मुख्य बस्ती जहां से समाप्त होती है, वहां पर लोगों ने बाउंड्री वॉल करके या अपने टैगिंग करके जमीन डाल दी। यानी वो वास्तव में खेती के लिए पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है, अनुपयोग अप्रयुक्त जैसा उसकी स्थिति बन रही है। तो और जबकि उसी इरिगेशन की अगर बात करें तो 63.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया ही ऐसा है जो कि इरिगेटेड है, जो सिंचित है। इससे आपको क्या समझ मिलता है कि इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद, सिंचाई साधनों की उपलब्धता के बावजूद, इतने सारे जो सरकार की योजनाएं हैं उनके चलाने के बावजूद, संपूर्ण क्षमता इस्तेमाल करने के बावजूद जो आपका एरिया है सिंचित एरिया वो कितना है, और टोटल एरिया कितना है? आप सोचिए, टोटल एरिया 229 मिलियन हेक्टेयर के सापेक्ष केवल इतना ही एरिया है जो सिंचित हो पाया, और आगे एरिया और सिंचाई बढ़ाने की जरूरत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। संभावनाएं बहुत कम क्यों हैं? क्योंकि पानी की उपलब्धता भी हमारे देश में कम है, वाटर रिसोर्सेस कम है, और जहां है वहां बहुत है या तो, और कुछ क्षेत्रों में तो बहुत कम है। और उसमें से भी जो ज्यादातर वर्षा आधारित क्षेत्र है, यानी वर्ष में पूरे अवधि के दौरान जो भी वर्षा अधिकतर जो होती है, खासतौर से जो हमारे खरीफ सीजन की जो फसलें हैं, जो मानसून सीजन है, उस दौरान ज्यादातर पानी आता है, और खरीफ सीजन इसी वजह से बड़ी सीजन के रूप में देश में खेती होती है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जल उपलब्ध अन्य जगह नहीं है, तो वर्षा पर निर्भर है। इसीलिए हम प्राकृतिक खेती की बात कई बार कहते हैं, या बहुत सारे प्रदेशों में जो एरिड है या सेमी एरिड है, वहां पानी की उपलब्धता नहीं है या बहुत कम है, वहां पर भी खरीफ सीजन में खेती कर पाते हैं, दूसरी नहीं कर पाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। आप लोगों ने फसल सघनता पढ़ी होगी, पढ़ा है ना? इससे प्रश्न भी आप लोगों से पूछे गए थे कि फसल सघनता क्या है। तो जो फसल सघनता है वो 140% है। फसल सघनता कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है? एक निश्चित भूखंड या क्षेत्रफल में, है ना, वर्ष में बोई जाने वाली, यही तो है, सामान्य सी बात है। तो 140% है, इससे आप अनुमान लगाइए। आप सोच सकते हैं कि ठीक से 2 फसलें भी नहीं या नहीं हो सकती। क्यों? वर्षा आधारित रेनफेड है, या सेमी एरिड है, या एरिड है, या पानी उपलब्ध नहीं है, या होने के बावजूद खेतों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, या पानी की कमी है। अगर बुंदेलखंड की बात करें, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु वो कैसी है, सेमी एरिड, अर्धशुष्क, वर्षा के और महीने विंटर के अगर 2-3 महीने छोड़ दिया जाए, कुल मिलाकर के 4 महीने से ज्यादा वर्षा और विंटर नहीं चल पाती है। क्यों भाई? जो फसल है यहाँ पर इसी सीजन में तो उगती है या उगाई जाती है। 3 से 4 महीने खरीफ सीजन के और 3 से 4 महीने विंटर सीजन। इसमें जो कुछ आप उगा लें वो भी अगर पानी की व्यवस्था है तो, अगर वर्षा खरीफ सीजन में नहीं हुई है तो आपके बहुत सारी फसलें हैं वो रबी सीजन में नहीं हो पाती या खरीफ सीजन में भी नहीं हो पाती। तो ये स्थिति है। तो इसी वजह से बुंदेलखंड में मोनोकल्चर प्रिविलेंट है। मोनोकल्चर मतलब एक वर्ष में एक फसल लेते हैं। अधिकतर जगह है, अगर खरीफ में ले लिया तो रबी में नहीं लेंगे, अगर खरीफ में चूक गए तो रबी में ले लेंगे, और नहीं चूके तो खरीफ में ले लेते हैं
और सिंचाई का साधन होता है तब रबी में लेते हैं, वरना उसको इसी तरह पड़ती पड़ी रहती है कि नहीं। तो अब आगे हम बात करते हैं कि जो 52% है पॉपुलेशन का वो लिवलीहुड इन एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र से आता है। कितने परसेंट वर्तमान समय में आ रहा है? 52%। जो 52% लोगों की जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है आज की तारीख। हर डेटा एक ऑब्जेक्टिव है। आगे जब हम बात करते हैं कि क्या योगदान है कृषि क्षेत्र का, तो जब हम देखते हैं कि जो वर्तमान डेटा है वो 13.8% है जो जीडीपी में एग्रीकल्चर से मिलता है। यानी एग्रीकल्चर का टोटल जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, अगर भारत के कुल आमदनी की बात करें, कुल उत्पादन की बात करें, कुल एक वर्ष में निर्माण की बात करें, जो कुछ भी सकल घरेलू उत्पाद आता है उसमें 13.8% कृषि क्षेत्र से आता है। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो जब देश स्वतंत्र हुआ था तब कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान था, 50% से अधिक जीडीपी में योगदान था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे कृषि क्षेत्र का योगदान घटता जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है कृषि क्षेत्र की तुलना में बाकी सारे जो क्षेत्र हैं, उद्योग हैं, उद्यमिता है या बाकी निर्माण है, उन क्षेत्रों का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। यानी उन क्षेत्रों का जो विकास है वो कृषि के विकास की तुलना में बहुत ज्यादा है। क्योंकि वो फैक्ट्रियां हैं, ये खेत में उत्पादन होता है, तो उनका योगदान बढ़ता जा रहा है और इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि कृषि का योगदान छोटा होना दिख रहा है। क्योंकि पहले जो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद था वो कम था, और दिनों दिन उसकी संख्या या उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है। तो उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान इस वजह से घटता हुआ दिखता है। योगदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने ये जाना। अब नीचे आते हैं, देखिए लिखा हुआ है टोटल लैंड जो भारत की है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 328.7, मैंने अभी बताया 329 मिलियन हेक्टेयर है। फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 70 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट है। 70 मिलियन हेक्टेयर में फॉरेस्ट में अगर शुरू में 19 या 20% फॉरेस्ट था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में फॉरेस्ट एरिया में बढ़ोतरी हुई है। अभी ये फॉरेस्ट्री वाले सर ने आप लोगों को बताया होगा कि शायद 22% के आसपास फॉरेस्ट पहुंच गया है। इसी वजह से ये एरिया यहाँ पर पड़ी हुई आपको दिख रही है। लेकिन एक आदर्श देश के लिए कितने परसेंट फॉरेस्ट एरिया की जरूरत होती है? 33%, ताकि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो इकोलॉजी है, वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें हम बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं, बेहतर उत्पादन कर सकते हैं, जीवन अच्छा जी सकते हैं, तो इसके लिए 33% वन क्षेत्र होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम संतुलित और टिकाऊ विकास करना चाहते हैं, वनों की संख्या या वनों का क्षेत्रफल या प्रतिशत घटेगा, दूसरा क्षेत्र बढ़ सकता है, लेकिन थोड़े समय के लिए बढ़ेगा, लंबे समय तक के लिए हम ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो वन का एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, वो 70 मिलियन हेक्टेयर है। और जो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, बहुत सारी ट्री क्रॉप्स, समझ रहे हैं ट्री क्रॉप्स का मतलब समझ रहे हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, फसल तो है लेकिन वो वृक्ष के रूप में है ना, तो वो 4 मिलियन हेक्टेयर है। एग्रीकल्चर लैंड जो है 182 मिलियन हेक्टेयर है। 182 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड है। अब यहाँ उससे कल्टीवेटेड लैंड से तुलना मत करिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कल्टीवेटेड लैंड मतलब जिसमें खेती की जा रही है, और एग्रीकल्चर लैंड कृषि वाली भूमि है, यानी पड़ी हुई है, उपयोग नहीं आ रही है, अन्य किसी काम में इस्तेमाल हो। डिग्रेडेड लैंड आप लोग जानते हैं क्या होती है? उबड़ खाबड़, अनउपजाऊ नहीं है, अनफर्टाइल हो जाएगा। जैसे आप नदी के किनारे जाते हैं तो देखा होगा
है, क्या बोलते हैं यहाँ पर? हाँ, तो उस तरह की ये इतने मिलियन हेक्टेयर है। और जब हम फूड ग्रेन की बात करते हैं, ये तो हमारे रिसोर्स की बात हुई, दूसरी तरफ हमारी बात हो रही है किसकी? फूड ग्रेन की बात हो रही है। वर्तमान समय में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 284 या 285 मिलियन टन। कितना है? 285 मिलियन टन। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन, सरकार की तमाम सारी मदद, किसानों की मेहनत, उन्नत प्रौद्योगिकी आदि के परिणाम स्वरूप फूड ग्रेन 285 मिलियन टन हो चुका है। इसमें से हॉर्टिकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो 306 या 307 मिलियन टन की स्थिति में है, और पल्स में वर्तमान समय में 25 मिलियन टन की स्थिति में है। पल्स में जो वृद्धि है उत्पादन में, वो पिछले 10 सालों के आसपास से बढ़ी है। पहले जो ये था, ये 15 से 18 के बीच में हमारा प्रोडक्शन बना रहता था, लेकिन उन्नत किस्में आने से और उनमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से, दलहनी की अच्छी एरिया के प्रसार से इसमें वृद्धि हुई। मिल्क की बात आप लोग देख रहे हैं तो 176 मिलियन टन है, और फिश, एग और मीट की भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, और वर्तमान समय में स्थितियां आपके सामने हैं। जब हम क्राउडिंग की बात करते हैं, क्राउडिंग का मतलब समझ रहे हैं ना कि कितनी भीड़ है वहां पर। लेबर्स की स्थिति देखिए, तुलनात्मक रूप से दी हुई है, ठीक है। रेड वाली 2010-11 की है, और जो ब्लू कलर में दिखाई गई है 1980-81 की। कृषि क्षेत्र में किस तरह से मजदूरों की स्थिति है वो आप लोगों को बताई गई है, यानी लेबर की उपलब्धता जो है कैसी हो रही है? कम हो। कृषि क्षेत्र मजदूरों की एक तो मैकेनाइजेशन है, दूसरा कृषि क्षेत्र में जो रोजगार मिलता है वो कम आमदनी वाला होता है मजदूर के लिए, तो वो कृषि क्षेत्र की मजदूरी ना करके दूसरी मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं, है ना। तो इससे भी कृषि पर कुछ संकट आता है काम करने को लेकर। लेकिन अगर लैंड होल्डिंग की हम बात करते हैं तो देखिए कि लगातार होल्डिंग में भी अंतर आता जा रहा है। नीचे देखिए दिया हुआ है होल्डिंग एंड ऑपरेटेड एरिया परसेंटेज में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल जो फार्मर्स हैं, ये जो ब्लू कलर का है 85% आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि ये स्मॉल फार्मर्स हैं। 85% जो है वो स्मॉल फार्मर्स हैं, और मीडियम फार्मर्स ये दिखाया गया ग्रीन कलर से, और ये जो ब्लू या ब्लैक कलर है बहुत थोड़ा सा है, वो बहुत थोड़ा परसेंट है जो लार्ज फार्मर है कि पॉपुलेशन वाइज। जबकि इसके अगेंस्ट में आप एरिया वाइज आप देखेंगे तो जो ग्रीन वाला है यानी मीडियम वाला वो 44% है, और ब्लू वाला यानी स्मॉल फार्मर 45%, और जो लार्ज फार्मर हैं वो आपको दिख रहे हैं वो 11%। एक तो होल्डिंग वाइज है, जमीन जैसी जिसके पास है, दूसरा एरिया, ठीक है। तीसरी बात जब आती है यहाँ पर, अगर हम आप नक्शे में देखें तो आपको ये दिख रहा है कि भारत का जो नक्शा है वो किस तरह से यहाँ पर सॉइल को लेकर प्रेजेंट किया गया है, लेकिन बहुत क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है। चारों तरफ अगर हम बात करें, जो हिली एरिया है या कहिए कि जो समुद्र के किनारे का एरिया है, अभी वो नेक्स्ट में आएगा पिक में। अभी नेक्स्ट जो पिक्चर आएगा उसमें मैं आपको डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। अब हम यहाँ पर एग्रीकल्चर की हम बात करेंगे। खास तौर से आप देख रहे हैं कि जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो किस तरह से बढ़ रही है, और 1/3 by 250 तक 2050 तक दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ रही है। वर्तमान समय में 7.18 बिलियन से 9.6 बिलियन होने वाली है।
दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 2050 तक अर्बन क्षेत्र में यानी शहरी क्षेत्रों में क्या स्थिति होने वाली है। 54 से लेकर के 66 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और साथ में लोगों की क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, मिडिल क्लास में ग्रोथ हो रही है। मिडिल क्लास बहुत किसी भी देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए मध्यम वर्ग की भी बहुत आवश्यकता है। सारे लोग ना तो गरीब हो सकते हैं, ना तो सारे लोग बहुत अमीर हो सकते हैं। जिन देशों में मध्यम वर्ग का उदय हुआ है उनकी प्रोग्रेस बहुत तेजी से हुई है। वहां पे क्रांतियां या रेवोल्यूशन या प्रोडक्शन बढ़ाने में या करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो मिडिल क्लास टू ग्रो फ्रॉम 50 to 70% ऑफ पॉपुलेशन बाय 2050। मिडिल क्लास का जो रेशियो है, मिडिल क्लास की जो वृद्धि है, मिडिल क्लास की जो आबादी है वो 70% के आसपास हो सकती है, इतनी तेजी से बढ़ेगा। तो जब ये बढ़ेगा तो उसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। मिडिल क्लास की परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा काम करने वाला होता है, तमाम तरह की चीजें खरीदता है। गरीब आदमी के पास पैसे कम होते हैं, वो केवल आवश्यक चीजें खरीदता है, ऐसा है कि नहीं। तो जब मिडिल क्लास बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। अगर हम प्रोटीन रेवोल्यूशन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी पोल्ट्री है, लाइव स्टॉक है, फिश है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि हर आदमी को प्रोटीन रिच भोजन लेने की बात डॉक्टर कह रहा है कि नहीं कह रहा है। लोगों में भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स से अपनी डाइट लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ क्या है, ग्रेन और जो आयल सीड है ये एनिमल डाइट के साथ साथ जो है ये डिमांड फॉर देम विद अल्फोसस, इनकी भी मांग बढ़ती जा रही है। एक तरफ वेजिटेबल है, दूसरी तरफ प्रोटीन है, तीसरी तरफ जो बाकी भोजन के सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, इन सब की भी मांग बढ़ती जा रही है। इस वजह से जब दिनों दिन मांग बढ़ेगी, एक तरफ हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, पूरी दुनिया की हमारी खपत, हमारी चॉइस, हमारे टेस्ट बदलेंगे, हम स्वस्थ रहना चाहेंगे। इसके लिए क्या होगा कि किसानों की आमदनी भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। किसानों के जो खेती करने के तरीके हैं उनमें भी हमें बदलाव करना पड़ेगा। और बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, खासतौर से युवा, ग्रामीण युवा खासतौर से जो पढ़े लिख रहे हैं और उनमें से भी जो एग्रीकल्चर फील्ड्स के युवा हैं उनको भी उद्यमिता की तरफ या किसानों के आमदनी दोगुनी की तरफ सोचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अपने व्यवसाय इस तरह से स्थापित करने पड़ेंगे। और जब ये होगा तो आपकी जो है, आप देख रहे हैं कि एक बॉल है गेहूं की और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करके कितनी सारी बॉल गेहूं की बाल या बालियां इनको बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि और रिसोर्सेज क्या है, 70% ऑफ वाटर कंजम्पशन। अगर इतना हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो वाटर का कंजम्पशन क्या है, 70% होगा, है 34% एरिया है और 3/4 एग्रीकल्चर आउटपुट वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट, ये सब करने की आवश्यकता होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके लिए जब पॉपुलेशन जाना है वहां काम करने के लिए अवसर हैं, संभावनाएं बहुत हैं, बशर्ते रिसोर्सेज आपके कम हो सकते हैं लेकिन संभावनाओं की कोई कमी नहीं। अब बात आती है कि जब ये सारी चीजें हैं तो हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और आमदनी किसानों की बढ़ाना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। और आमदनी अगर किसान की हम बढ़ाना चाहते हैं तो अभी तक सरकारों का या किसानों का या हम सबका मेन फोकस था कि फसल की उत्पादन बढ़ा करके आमदनी बढ़ेगी। लेकिन इकोनॉमिक्स ये कहता है कि उत्पादन बढ़ाने से आमदनी बढ़े ऐसा हमेशा नहीं होता। उत्पादन बढ़ाने से आमदनी बढ़े ऐसा हमेशा नहीं होता है। साथ ही केवल फसलों का उत्पादन बढ़ा करके हम किसी की आमदनी नहीं बढ़ा सकते। हमें ऐसे कृषि के दूसरे क्षेत्रों की तलाश करनी पड़ेगी जहां पर
उन क्षेत्रों का उपयोग नहीं हुआ है या उन क्षेत्रों की विकास की प्रसार की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। वो क्षेत्र ऐसे हैं जो किसानों की आमदनी को दोगुना करने में, चार गुना करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें आपको एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की जरूरत होगी, संसाधनों की जरूरत होगी और उच्च प्रौद्योगिकी की जरूरत होगी। और ये दोनों तभी आ सकते हैं जब आप जैसे पढ़े लिखे युवा अच्छी तकनीक सीख करके अपने खेतों में प्रयोग करें, उद्यमिता वाले कार्य करें। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी ग्रोथ रेट 3% प्रति वर्ष के आसपास, जबकि वही इंडस्ट्री की, उद्योग की 8% 10%। आप लोगों ने अभी देखा होगा भारत की सकल जो वृद्धि दर है 6-6.5% के आसपास। सारे जितने भी सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो बताते हैं कि भारत की सकल वृद्धि दर 6% के आसपास, 6.5% के आसपास, 7% के आसपास रहने की संभावना है। यानी इस गति से हम बढ़ रहे हैं आगे। कहने का मतलब अगर सामान्य शब्दों में समझें कि आपके पास अगर 10 लाख रुपए हैं या 1 लाख रुपए अगर है, तो अगले वर्ष आप का वो 1 लाख रुपए 1,06,000 या 6,500 बन जाए, क्योंकि वृद्धि दर ये है। ठीक है ना, एक सामान्य भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन एग्रीकल्चर की हम बात करें तो यहाँ पे जो कृषि की विकास की दर है वो 3% है। आप सोचिए, कृषि की विकास की दर जब 3% है तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है कि नहीं? क्यों है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। आपने भारत की भी पॉपुलेशन जानी है, दुनिया की पॉपुलेशन देखी कि 2050 तक कितनी होने वाली है, और ऊपर से लोगों की खाने पीने की डिमांड और हैबिट्स दोनों बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं। प्रोटीन भोजन सबको चाहिए, फाइबर और फ्रूट और वेजिटेबल सबको चाहिए। अब हम आप सब देखते होंगे कि पहले के जमाने में लोग रोटियां ज्यादा खाते थे, सब्जी दाल कम खाते थे। अब हमारी आपकी जो पीढ़ी आई है वो रोटियां जितनी जरूरत है उतनी खा रहा है, लेकिन सब्जी दाल या बाकी चीजें, फ्रूट्स ज्यादा खा रहा है। ऐसा है कि नहीं है? तो इस वजह से इस तरफ आपको खास तौर से देखने की जरूरत है। यही उद्यमिता का स्कोप भी है कि आप ऐसा क्या करें फसल उत्पादन के अलावा, क्योंकि अब आदमी की रोटी कम खा रहा है, बाकी चीजें ज्यादा खा रहा है, उसके लिए मार्केट भी है, तमाम सारे नए नए प्रोडक्ट भी हैं। तो अभी धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 3% ग्रोथ रेट है, और ऐसे में जो फार्म की इनकम है उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। साथ में जो रूरल पॉवर्टी है, जो गरीबी, ग्रामीण गरीबी है, उसको भी घटाने की जरूरत है। अगर वो घटेगी नहीं तो फिर हम क्या वृद्धि दर बढ़ा सकते हैं, कृषि की विकास दर को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसी वजह से आपकी अगर हम बताएं कि इसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट प्रेशर है, रोजगार पर जो दबाव है, वो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा है। और यही वो कारण है कि कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ये अक्सर प्रश्न आता है कि कृषि क्षेत्र में किस तरह की बेरोजगारी आती है? तो छुपी हुई, यानी जो 10 बीघे खेत में 10 लोग लगे हैं, 5 लोग लगे हैं जो परिवार के, अगर उसमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तब भी उत्पादन पर या खेती के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आमदनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को उपयोग करने की जरूरत है। और इसी वजह से एग्रीकल्चर जो सेक्टर है 52% कंट्रीज के वर्क फोर्स को एंगेज किए हुए। अभी बताया ना कि पॉपुलेशन कितने डिपेंड है एग्रीकल्चर, तो वही है 52% लोग खेती में एंगेज हैं। ये 9-10 का जो डेटा था, और जबकि 69% 1983 में थे, हैं, और जीडीपी में डिक्लाइन होकर के 40% से 15% के अवधि में आ गया इसी अवधि के दौरान। और अब तो आपको 15 से भी कम जीडीपी का में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। अभी मैंने बताया था, कितने परसेंट बताया था? 13.8 है। तो इस तरह से जो है फार्मर्स की आमदनी बढ़ाने की भी जरूरत है। और फार्मर्स की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें आएंगी वो आपके सामने।
सबसे पहली बात की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन, उत्पादकता को अधिकतम करने। एक होती है प्रोडक्टिविटी, दूसरी होती है क्वालिटी। पढ़ा है आप लोगों ने सॉइल साइंस में, ठीक है? तो अब इस पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादकता बढ़ाना है, तो क्वालिटी इनपुट चाहिए। क्वालिटी इनपुट का मतलब है हमारा जो किसान है या हम सब लोग हैं, जो भी खरीदते हैं खेती में निवेश करने के लिए, क्या क्या खरीदते हैं? सीड, फर्टिलाइजर और बताइए। हाँ, फर्टिलाइजर में बहुत सारी चीजें आ गई, वो ऑर्गेनिक सोर्स से हो या इनऑर्गेनिक सोर्स से हो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, वाटर, ये भी तो है। और क्या है? और क्या है? और बताइए, और क्या इनपुट होगा? पैसा का इनपुट है, इसको तुम भूल जाते हो। तो क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इम्प्रूव्ड सीड चाहिए। आपको क्या लगता है आपके गांव में, अगर केवल हम गेहूं या पिसिया की बात करें, तो अभी आप जानते होंगे बेहतर कि आपके गांव में कितने लोगों ने नए बीज को या उन्नत किस्म के गेहूं के बीज को अपने खेतों में बोया? अनुमान बताइए। कितने परसेंट लोग हो सकते हैं आपके गांव में? 4-5% मैक्सिमम हो सकते हैं। यही अभी करण वंदना वैरायटी आपको नाम सुना है, मैंने पढ़ाई थी। आपको क्या लगता है कि करण वंदना को पहले, इसके पहले PPW 343 थी, है ना, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया था। अब करण वंदना आ गई है जिसका उत्पादन क्षमता 70-80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है, लेकिन उसके लिए 4 पानी तो कम से कम चाहिए होंगे ना। हो सकता है आपके यहाँ के किसानों ने बोया भी हो, लेकिन यहाँ पानी दे रहे हैं वही 3 जो किसानों ने बोया कि 3 पानी में गेहूं हो जाता है बुंदेलखंड में। तो अगर 3 पानी देंगे तो जो प्रोडक्टिविटी है कि नहीं आएगी ना, कि आएगी। तो करण वंदना कितने किसानों ने बोया होगा आप बताइए, कोई अंदाजा क्या? एक किसान, या तो जानते नहीं है, या तो उनके पास बीज की उपलब्धता नहीं है, और अगर बीज भी उपलब्ध है तो पैसा नहीं है या समझ नहीं है। क्या है? जानकारी भी नहीं है। तो इसी तरह इम्प्रूव्ड सीड, ये तो मैंने सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल की बात की, सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली फसल की बात की। तो इम्प्रूव्ड सीड चाहिए। अगर इम्प्रूव्ड सीड नहीं होंगे तो आप खाद, मेहनत, सिंचाई, बुआई सब कुछ तो वही कर रहे हैं ना, उत्पादन कम होगा। दूसरा क्या? हाई यील्डिंग वैरायटीज, ऐसी वैरायटीज भी चाहिए जो कुछ उपज देने की क्षमता रखती हो, उनमें वो गुण मौजूद हो। इसी तरह आप समझिए कि एक गाय है, एक मिनट कल सर को, हाँ सर नमस्ते। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हाई यील्डिंग वैरायटीज जो हैं, उच्च उत्पादन देने वाली जो प्रजातियां हैं, वो किसानों के बीच में बहुत कम है, या तो प्रजातियां मौजूद नहीं है, और अगर साइंटिस्ट ने उनको बनाया है, विकसित किया है, तो किसानों को पता नहीं है, और अगर किसानों को पता है तो पर्याप्त मात्रा में उनका बीज उपलब्ध नहीं है, और अगर बीज भी उपलब्ध है तो पर्याप्त मात्रा में खरीदने की क्षमता नहीं है। और खरीदने की अगर क्षमता भी है तो हर प्रजाति को का एक विशेष पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होता है, यानी उसको उगाने की तकनीक, उससे पैदावार लेने की तकनीक होती है। और जब ऐसी चीजें हैं तो कई बार जो बताया जाता है वो नहीं करता है। जैसे अभी अभी मैंने बात की
कि अगर गर्म गन्ना बोना है तो 5 से 6 सिंचाइयों की या 5 सिंचाइयों की, जहां जैसी मिट्टी है उसके अनुसार 1-2 सिंचाई कम ज्यादा हो सकती है की आवश्यकता होती है। लेकिन स्थिति क्या है, जब पानी कम होगा तो उपज भी होगी ना। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज गेहूं में तो है लेकिन बहुत सारी फसलों में नहीं है। किसान तो कम से कम अपने खेत में 2-4 फसल तो उगाते ही हर सीजन में। सब्जियों में तो बड़ी क्रांति हुई है। आप ऐसे समझिए कि जो यहाँ की बुंदेलखंड की भारवाही नस्ल है गाय की, यहाँ कैसी है, ये जो गाय आप देखते हैं ये भारवाही बोझा ढोने वाली है ना, दुधारू नस्लें नहीं है, बोझा ढोने वाली है। पहले दूरी किसी समय दूर दूर लोग रहा करते थे, आज भी देखा होगा यहाँ के गांव दूर दूर हैं, तो उनको ऐसे नस्लों की जरूरत थी जो दूध भी थोड़ा दे दें और इधर से उधर माइग्रेट करने में उनका उपयोग किया जाए। लेकिन हम लोग स्थायी बस गए, बुंदेलखंड में रहने लगे, लेकिन नस्लें हमने बदलने की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि यही इस वातावरण में सूट करती थी। दूसरी नस्ल को लाने से वो उसको उपयुक्त नहीं, यहाँ का वातावरण तो जीवित रहना या उसके जीवन पर संकट आता, तो ये यहाँ के लिए फिट हो गई। बाना में जाइए तो केन कथा पाई जाती है ना, केन नदी के किनारे है, वो इससे थोड़ी बेहतर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इम्प्रूव्ड नस्ल को अगर इस वाली देसी गाय को चाहे जितना खिलाइए पिलाइए, डेली उसको 5 किलो राशन देने लगिए, घास खिलाइए, हरा चारा खिलाइए और सारी देखभाल करिए, तो क्या उत्पादन बढ़ जाएगा? इतना होगा कि 1 लीटर देती होगी तो 1.5 लीटर या 2 लीटर देने लगेगी, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा। ठीक उसी तरह प्रजातियों की बात, अगर आपकी प्रजातियों के नई वैरायटी हाई यील्डिंग नहीं बदलेगी तो आप उसमें कितना भी पानी और फर्टिलाइजर और इनपुट डालिए, उत्पादन बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा। तो हाई यील्डिंग वैरायटी की बहुत अधिक आवश्यकता है। तीसरा है आपका जीरो टिलेज। जीरो टिलेज जो है, जीरो टिलेज का मतलब समझते हो, कहा जाता है शून्य या जीरो टिलेज की जगह हम मिनिमम टिलेज कहें तो ज्यादा ठीक। जीरो तो कहीं नहीं हो सकता है ना, वो ऐसी जगहों पे हो सकता है जहाँ मिट्टी बहुत मुलायम है और पानी या नमी की उपलब्धता है, जैसे पन्नगर एरिया में जीरो टिलेज बहुत, उत्तराखंड में जो तराई बेल्ट है वहां पर संभव है। अब आप यहाँ पे जीरो टिलेज तो बीज जमेगा ही नहीं जमेगा ना, तो यहाँ पे मिनिमम टिलेज या मिनिमल टिलेज, ठीक है, उसकी जरूरत है। क्योंकि ज्यादा, अब खासतौर से ये वहीं का सिद्धांत भी है जहां पर एक वर्ष में 3, 4, 5 फसलें अगर बोई जा रही है तो बार बार मिट्टी जुत रही है ना, तो वहां अनावश्यक अपना खर्च भी व्यय हो रहा है, साथ में बार बार पलटना भी आवश्यक नहीं है। तो वहां पर कहा जाता है कि जैसे हमने धान काटा और एक बार ही जुताई करते हुए उसी के पीछे हमने सीड ड्रिल से या छिटकवा हमने दलहनी फसल बोना है, हमें चना बोना है, मसूर बोना है, तो हमने बो दिया, या कई बार गेहूं भी बो देते हैं सीड ड्रिल से। तो क्या होता है, जुताई भी हो गई और बीज वहां पर चला गया, उसमें नमी भी है और मिट्टी की उर्वरापन भी है। तो अनावश्यक हमारा श्रम बच गया, लेबर बच गया, डीजल बच गया ना, तो इस तरह से। तो लेकिन अभी उन क्षेत्रों में इसकी बहुत जरूरत है। डायरेक्ट सीडेड राइस, जो राइस है, चावल है, धान है, वो अभी कैसे उगाया जाता है? रोपाई करते हैं। तो जब हम धान को पहले नर्सरी उगाते हैं, फिर वहां से बेल निकाल करके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो कितने सारे लेबर की जरूरत पड़ती है ना। और इसी वजह से धान की कौन सी मेथड इसमें सरकार जोर दे रही है, या तो डायरेक्ट सोइंग हो जाए, बहुत बढ़िया है। दूसरा डेपॉक मेथड है, श्री मेथड है ना, मैट वाला की पूरा चटाई, जैसे चटाई होती है ना, कि इतने बड़े ट्रे में ही हमने वो सारी मिट्टी और जो भी हमें नर्सरी जहाँ उगाना है हमने उगा लिया, और जहां पर हमको
जब उगाई पर्याप्त अवधि की हो गई, पर्याप्त बड़ी हो गई, इतनी रोपाई हमें करनी है, तो ट्रांसप्लांटर आ गए, उस पूरी चटाई को हमने वहां से निकाल लिया और अपने उस ट्रांसप्लांटर के वहां का जो स्टैंड है उसमें रख दिया और नीचे ऑटोमेटिक लगे हुए आप लोगों ने वीडियो वगैरह में देखा होगा और उसको एक एक पौधा रोकता था। तो क्या मैकेनाइजेशन होने से हमारी जो कास्ट है, लागत है, वो घट रही है और घटनी चाहिए। लागत भी घटाएंगे तभी तो हमारा फायदा होगा। तो ये कुछ क्वालिटी चीजें हैं जिनको करने की हमें जरूरत है। इसमें हम और चीजें शामिल कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने शादी ब्याह में देखा होगा ड्रोन फोटो खींचता है। अब ऐसे ड्रोन आ गए हैं एग्रीकल्चर फील्ड में कि वो 1 लीटर 2 लीटर दवा या जो भी हम इनपुट डालना चाहते हैं वो स्प्रे कर सकते हैं और मुश्किल से 15 से 20 मिनट में 1 बीघे 2 बीघे का आराम से वो स्प्रे कर देंगे। तो क्या होगा, समय बचेगा, बराबर सब जगह स्प्रे होगा कि नहीं होगा, लागत घटेगी कि नहीं घटेगी, है ना। तो ऐसे टेक्निक को, ऐसे मैकेनिक्स को हमें एग्रीकल्चर में यूज करने की जरूरत है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता की बात करा गई, तो इसमें क्या है, फसल सघनता कब बढ़ पाएगी, जब 60 ड्यूरेशन का 60 ड्यूरेशन मतलब कम अवधि वाली, ठीक है। जब कम अवधि वाली देखा होगा, अरहर की 2 तरह की प्रजातियां हैं, एक जुलाई अगस्त में बोई जाती है ना, और अब इस समय उनमें फूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वो 2 महीने बाद कटेगी, पूरा साल जाता है लंबी अवधि तक, और अगर देख रेख नहीं हुई या उनमें पानी की कमी हुई तो पैदावार भी बहुत कम होती है। अगर वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटियां हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर में लगाते कि नहीं लगाते, और इसमें फूल करके दे जाते हैं, क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं। तो अगर ऐसी प्रजातियां आ जाए जिनकी अवधि जीवन की कम हो, तो एक ही खेत में एक ही वर्ष में कई सारी फसलें हम लगा सकेंगे ना, तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा ना। तो इन ऐसी क्रॉप्स को, ऐसी वैरायटीज को हमको अपने क्रॉप रोटेशन में शामिल करने की जरूरत है। लंबा अवधि में चलाने की कोई जरूरत नहीं। साथ में लो इनपुट रिक्वायरिंग क्रॉप्स, कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं या कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जिनको ज्यादा निवेश नहीं चाहिए होता है, कम लागत में वही उत्पादन देती है। जैसे आप 10 रोटी खाकर के भी वही काम करते हो और आप 5 रोटी खाकर भी वही काम करते हो, कोई 3 रोटी खाकर भी वही काम करते हो। तो हर आदमी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और वो कहाँ से तय हो रही है, हमारे पूरे जीनोटाइप से तय हो रही है। हमारे पूर्वजों से जो गुण आए हैं, आनुवंशिक गुण आए हैं, उसी के आधार पर तय हो रहे हैं। तो हमको ऐसे वैरायटियों की जरूरत है या ऐसे प्रजातियों को अपने खेतों में अपनाने की जरूरत है जिनकी रिक्वायरमेंट इनपुट की कम है। और ये जितनी भी चीजें बता रहे हैं कैसे आएंगी, एक आम किसान क्या है महत्वपूर्ण बात तो समझ सकता है। जब आप जैसे युवा खेती में या उद्यम में लगेंगे तब ऐसी चीजें खोज खोज के लाओगे। लगभग 1000 वैरायटी से कम नहीं होगी गेहूं की और धान की है उपलब्ध है देश में, लेकिन किसान 2-4 के ही नाम मुश्किल से जानता है। हर क्षेत्र के लिए, हर तरह के इनपुट की जरूरत के हिसाब से, हर तरह की पैदावार के लिए, हर तरह की जलवायु के लिए, तमाम तरह के धान की, गेहूं की और तमाम सारी फसलों की प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन हमको नहीं पता है। तो जब एडवांस नॉलेज की हमको नॉलेज के आधार पर हम खोजेंगे, ऐसी चीजों को निकाल के लाएंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने खेत के, अपने जिले के, अपने ब्लॉक की जरूरत के हिसाब से जब हम उगाएंगे तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी। क्या हमको पता है? ये सारी की सारी चीजें उपलब्ध है, वही आधा सकल पदार्थ है जग में, लेकिन हमको नहीं पता है। तो ऐसी चीजों को निकाल करके हमको लाना होगा, तब हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी। अभी कितने परसेंट थी? 140 थी कि 36 थी? 140। हाँ,
पहले 136 हुआ करती थी जब हम लोग पढ़ते थे, तो 2-4% बढ़ गई है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी नई प्रजातियां आएंगी, ट्रैफिक इंटेंसिटी बढ़ेगी। तीसरा जो बिंदु है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मतलब कटाई के समय या कटाई के बाद जो नुकसान है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, और हर फसल में है, खासतौर से सब्जियों और फलों में तो बहुत बड़ी मात्रा बर्बाद होती है कि नहीं होती? कभी दाम न मिलने के कारण, तो आपको उपज का कीमत नहीं मिलने के कारण, तो आपने सुना होगा, वो एक अलग पहलू है। लेकिन जिस दौरान कटाई होती है, खासतौर से परंपरागत तरीके से होती है, तो बहुत सारा फल सब्जी अनाज बर्बाद होता है। तो इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। और इसके अलावा कई बार दाम ना मिलने के कारण या भंडारण की कमी के कारण ये बर्बाद होता है कि नहीं बर्बाद होता है। अक्सर फोटोज आप लोग देखे होंगे, तो आप ये देखिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए आप अगर फर्रुखाबाद की तरफ जाएं मई जून के महीने में, तो आपको बड़ी दुर्गंध आपको नाक में आएगी, या इस समय के पहले जाएं सर्दियों में या तब भी आएगी। गर्मी जैसे बढ़ती है तो जो आलू कोल्ड स्टोरेज में नहीं पहुंच पाता है सब सड़ता है। यहाँ आलू सड़ जाता है, आपने बाजार में देखा होगा, अपने घर में देखा होगा, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आलू के लिए नहीं, सभी फसलों के लिए बहुत जरूरी, खासतौर से फलों और सब्जियों के लिए तो बहुत जरूरी है, ताकि जब हमारा बम्पर प्रोडक्शन हो, सरप्लस प्रोडक्शन हो, तो हम उनको निर्धारित कर सकें। इसके साथ साथ साइंटिफिक मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग के सही वैज्ञानिक तरीके की बहुत जरूरत है। जैसे यहाँ पर अमरूद के बहुत सारे बगीचे हो गए हैं, आंवला बहुत सारा उत्पादन हो गया है, लेकिन उसके जो तरीके हैं हार्वेस्टिंग के, अब कहे गए हम लोग गोष्ठियों में या वैज्ञानिकों ने बता करके किसानों को जागरूक किया है। अमरूद, हमेशा अमरूद को तोड़ लेते हैं। मैंने आप लोगों को भी क्लास में बताया था कि कम से कम 2 पत्तियां उसमें होनी चाहिए। केवल पत्तियां तभी आएंगी जब उसका ऊपर का क्या बोले डंठल बोलेंगे हैं, तो जब उसको सही होगा तो उसकी क्या होगी, प्रूनिंग, नेचुरल प्रूनिंग हो जाएगी। आपने हॉर्टिकल्चर में गुआवा में पढ़ा होगा कि प्रूनिंग बहुत आवश्यक है। अगर तना सहित नहीं अमरूद तोड़ते हैं तो नया गिल्ला नहीं मिलता। हमने केवल फल तोड़ लिया, यूं तोड़ लिया, अब ये पूरी डाली यहीं से लगी हुई है, इसका यहाँ तक कि जिसमें फल लगा था वो भी लगा हुआ, तो रास्ता बंद है ना नए गिल्ले निकलने का। अगर यही हम इसको यहाँ से तोड़े तो क्या होगा, यहाँ से जब तोड़ेंगे तो एक शाखा कट गई, अब यहाँ से कम 2 या 1 या 4 नए गिल्ले निकलेंगे। जो नए गिल्ले निकलेंगे वो 4-6 महीने बाद जब पुराने होंगे तो उसी पे फूल आएगा, और जब फूल आएगा तो निश्चित रूप से फल ज्यादा आपको मिलेंगे पिछले वर्ष की तुलना में, अगर आपकी देख रेख और खाद पानी सही है। तो इसमें हार्वेस्टिंग का मेथड हर फसल के लिए बहुत आवश्यक होता है, हर फसल के अनुसार अलग अलग होता है। सारे में 2 पत्तियों वाले नहीं तोड़ने। जैसे आंवला के यहाँ अक्सर किसान बताते हैं कि आंवला जो है एक साथ फलता नहीं है। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आपने क्या क्या किया था, कब तुड़ाई की थी, तो बहुत तो ऐसे हैं जो बताते हैं मार्च अप्रैल मई में मैंने तुड़ाई की। उसकी समय खत्म हो गया ना, हर हाल में फरवरी तक उठ के चला जाना चाहिए। उसको भी तो आगे समय चाहिए, अगर समय नहीं होगा तो फिर उसकी पत्तियां झड़ने का ये मौसम आ गया ना, सारी पत्तियां गिराते हैं ना, है ना, फिर नए गिले कहां से आएंगे? नहीं, जब नहीं हो तो उसमें देखा होगा जैसे ही नया बारिश होती है उसमें एकदम मटर के दाने के बराबर छोटे छोटे लग जाते हैं और इसी तरह डॉर्मेंट अवस्था में पड़े रहते हैं, और जब सर्दी चालू होती है या होने वाली होती है तब बड़े हो जाते हैं। तो वो अवधि तो मिली नहीं, तो फ्लावरिंग कहां से होगी उनको? आपने तो अप्रैल तक मई तक देगा ना तोड़ने के लिए, तो फ्लावरिंग कब होगी? तो उसको भी तो चाहिए होता है ना समय, अवधि। तो इसी तरह हर फसल की अलग अलग जरूरतें हैं और उसके अनुसार से पोस्ट हार्वेस्ट प्रॉपर ग्रेडिंग और पैकेजिंग की बहुत जरूरत है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी ग्रेडिंग बहुत कम होती है। ग्रेडिंग समझ रहे हैं ना, गुणवत्ता के अनुसार, साइज के अनुसार तमाम प्रकार होते हैं, है ना। क्योंकि
आप बाजार में जाते हो, देखा होगा कोई मूंगफली 15 रुपए की 100 ग्राम देता है, कोई 20 रुपए की देता है, कोई 25 रुपए की देता है। साइज के अनुसार आपने वो मूंगफली, कुछ समझदार दुकानदार हैं अलग अलग होते हैं, देखा है, तो उसको 5 रुपए महंगा बेचते हैं। लौकी इस समय आ रही, बहुत सारी पॉलिथीन में पैक करके लौकी दे रहे हैं बाजार में जाए, जो अच्छी क्वालिटी की है आपको पॉलिथीन में अच्छी दुकान से जाइए पैक मिलेगी, ग्रेडिंग करके वो एक साइज की, उस दुकान में जाइए सारी लौकियां एक साइज की, एक ही आकार की आपको मिलेगी, मिलती है नहीं मिलती? तो ये सब चीजों की इस पर बहुत जरूरत है। आप उद्यम कहां से, इन्हीं आवश्यकताओं से उद्यम निकलता है, इन्हीं तकनीकों से उद्यम निकल रहा है, हर एक शब्द से उद्यम निकल रहा है, रोजगार निकल रहा है। पॉलिथीन की बात कही तो आप पॉलिथीन सप्लायर बन सकते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत? पॉलिथीन प्रोडक्शन वाले तो बन सकते हैं ना। ये कोल्ड स्टोरेज की बात कही, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अपने आप डेवलप कर सकते हैं। आप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ये मत कहिए केवल ठंडा ही चाहिए, तमाम तारीख भंडारण की, प्याज को या बाकी फसलों को आर्टिफिशियल तरीके के अलावा भी नेचुरल तरीके से भी भंडारित करते हैं, लेकिन लोगों को या तो जानकारी नहीं है या तो थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने की क्षमता में नहीं है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधीकरण। और डाइवर्सिफिकेशन में केवल एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फसल विविधीकरण, पढ़ा है ना, कि सभी चीजें उगाइए, केवल गेहूं या पिसिया मत उगाइए, हैं, परिवार की जरूरत की जितनी भी फसलें हैं, जितनी भी सामग्री है सब उगाइए। तो ये क्या है? फसल विविधीकरण। और दूसरा एक शब्द होता है कृषि विविधीकरण या एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, यानी केवल फसल ही नहीं, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन या जो कुछ जितने भी तरह की चीजें आप कर सकते हो वो सब करेंगे। यहीं से सोर्स जनरेट हो रहा है, आमदनी कहां से पैदा हो रही है? यहीं से पैदा हो रही है। जब ज्यादा क्रिया अभी तक हमारा किसान क्या कर रहा है? केवल फसल उगा रहा है, उसी को कह रहा है कि पैदावार कम हुई, घाटे में चले गए, या बारिश नहीं हुई, घाटे में चले गए, या अचानक ओले पड़ गए, या ज्यादा बारिश हो गई, घाटे में। लेकिन अगर फसल के साथ साथ उसने पशुपालन भी किया होता, उन्नत किस्म की 4 भैंसें पाल रखी होती, तो क्या खेती से होता उसका घाटा होने वाला था? उधर से कवर हो जाता। भैंस मुर्रा या भदावरी अच्छी जो नस्ल की है, कितनी कीमत की आ रही है? लगभग 1 लाख के आसपास की कीमत है ना। अच्छा खासा आपको दूध मिलेगा, है, आपको देखरेख करनी है, तो आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दूध 60 रुपए लीटर से तो नहीं नीचे बिक रहा है, गांव में 50 में ले जाता होगा, ज्यादा से ज्यादा दूल्हा या जो भी है मिडिल मैन ले जाता है ना, 45 में ले जाता होगा, 40 में ले जाता होगा, 40 से नीचे तो नहीं है, 50 से नीचे नहीं है। इसमें से आप में से कोई उड़ई गया है? उड़ई कब गए हैं आप? अभी पिछले 15 दिन में गए कभी? वहीं के रहने वाले उड़ई जो यहाँ से क्या बोलते कालपी स्टैंड से जब आप कोच स्टैंड जाते हैं तो बीच में जो तिराहा पड़ता है मंदिर की, हाँ, जेल रोड के पहले इस तरफ वो कौन सा मंदिर, वहां पर 3-4 बड़े-बड़े फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं। उनमें सिर्फ एक बात लिखी हुई है, वो ये लिखी है गांव का दूध वाला। उसका फोन नंबर दिया है, उसका मेल दिया है, और कांटेक्ट करने के 3-4 ऑप्शन जो भी होती है, फेसबुक, यूट्यूब और सब कुछ दिए। दूध की खाली बोतलें उसमें कुछ बनी हुई है। वो ये कह रहा है कि आपको दूध की आवश्यकता हो तो मुझको कॉल करिए, आपको बंद कांच की बोतल में 1 लीटर 2 लीटर की पैक में दूध आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आप अपना पता वहां पर आपको मिल जाएगा। गांव का दूध वाला तो एक किसी समझदार आदमी का एक नया उद्यम है ना, वो कर क्या रहा है? गांव से लोगों से नेटवर्किंग किया,
दूध को उनसे लेता है और यहाँ 1 लीटर वाली साफ सुथरी चौड़ी मुंह वाली बोतल में पैक करके आपको दे जाता है। 10 रुपए लीटर का तो मार्जिन है ना, गांव में 50 रुपए लीटर लेता होगा, अरे यहाँ वो 60 बेचता होगा। हाइजीन मेंटेन है खास करके। मैं अभी गया था एमपी में पिछले दिनों, एमपी में इससे झांसी से 40 किलोमीटर आगे चलिए भोपाल होगा, तो वहां पर एक गाय की दूध डेयरी है। उस दूध डेयरी में लगभग 25 से 30 गायें होंगी और सब अच्छी नस्लों की। और उसके यहाँ लगभग मैं पहुंचा था 2 बजे के आसपास, प्रिंसिपल सर भी थे। तो सारी की सारी बोतलें धूप में स्टरलाइज हो रही थी, यानी सुखाने के बाद धूप उसमें लग रही थी, ढक्कन खुला हुआ था। वहां हम लोगों को पता चला कि इसमें सारा का सारा मिलिट्री कैंप वहां पास में है, उनके लिए दूध सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। हमारे यहाँ जितना भी दूध होगा सारा का सारा हम वहां दे देंगे। और सब 1 लीटर वाली बोतल, सारी की सारी 1 लीटर वाली। जितना हमने हम लोगों ने उससे बात की, बोले सर जितना पैदा होता है दूध छानने के बाद सब बोतल में भर दिया जाता है और वहां पर हमारी एक गाड़ी जाती है और जिनको भी दूध चाहिए होता है या जितना लीटर दूध हमारा बुक है सबको उनके बर्तन में डाल करके, या कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर वाले हैं, हम ये बोतल दे देते हैं, दूसरी खाली बोतल ले लेते हैं। वहां से बोतल लाते हैं, हम बोतल को धुलने के बाद उसको स्टरलाइज करते हैं, बॉयल करते हैं, ताकि दूसरे दिन जब दूध भरे हैं तो खराब ना हो। ठीक है ना? तो क्या दिक्कत है? अगर उसके पास 25 गायें हैं, औसतन अगर 10 लीटर भी एक गाय दूध दे रही होगी, तो 250 लीटर हो जा रहा है, 250 लीटर अगर 60 रुपए की दर से जा रहा है, कितनी कीमत का होगा? 15,000। ठीक है, 15,000 रुपए में 10 रुपए पर लीटर अगर कमा रहा है तो 1500 रुपए कमा रहा है ना, कमा है कि नहीं हुआ? और 1 महीने में कितना कमाएगा? क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात है क्या? आपकी तो सारा खर्च 50 रुपए में सारा खर्च निकल जा रहा है। केवल काम करना है, उसको वहां से दूध लेना है, बोतलों में ले करके वहां पे दे आना जाके। वहां से उसने ले लिया कि मुझे 50 रुपए लीटर चाहिए, तो मैं 60 रुपए लीटर में बेच रहा हूँ। केवल उसका इतना ही तो काम है, बोतल ले जाना और वहां से पुरानी बोतलों को ले आना और डेयरी को दे देना। डेयरी वाला खुद भी कर सकता है या किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो क्या उद्यम नहीं है? क्या संभावनाएं नहीं है? क्या दिक्कत? तो वहां जाइएगा तो नगर पालिका परिषद के आसपास जो तिराहा है, वहां पे गांव का दूध वाला 3-4 फ्लैक्स खर्च हो रहा है लगे हुए कॉन्ट्रैक्ट नंबर। तो क्या है, इससे आमदनी बढ़ रही है, इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है। एक उदाहरण दिया तो ये इसमें भी इम्प्रूव्ड वीट या कल्टीवर की बात कही गई है, फॉर्डर कल्टीवेशन की बात कही गई है, एनिमल हस्बेंड्री की बात कही गई है। फॉर्डर कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कमी है चारे की। आप छोटी यूनिट जो डेली 50 बोरे 100 बोरे बनाए, क्या कैटल फीड के लिए ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसी यूनिट लगा सकते हो क्या? आपने कपिला पशु आहार, दूध गंगा और पता नहीं कितने कितने ब्रांड पढ़े होंगे, देखे होंगे दुकानों में कितने। हे साइलेज पढ़ा है आपने? पढ़ा है। आप अपना हे साइलेज बना करके पैक करके 50 रुपए पूरी क्यों नहीं बेच सकते? बेच सकते हो नहीं? क्या और डिटेल ट्रेनिंग लिया, संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए। 5 साल 10 साल बाद फिर आपका नाम चमकेगा कि मिस्टर सो एंड सो एक उद्यमी बनने की ओर अग्रसर है या छोटे उद्यमी हैं। बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, 5 लाख 10 लाख 20 लाख से काम आपका चल जाए। अब जब आप ये काम करते हैं तो सबसे बड़ा डर आपको ये रहता है कि गांव मोहल्ले वाले हमारी बदनामी करेंगे, बोले पढ़ने लिखने के बाद चारा पैक करना है यही कहेंगे ना। जब आदमी आगे बढ़ता है तब उस पर लोग हंसते हैं,
जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तब उसके बारे में गंभीरता से सोचते हैं। जब ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो उसको नमस्ते या सलाम ठोकना चालू कर देते हैं, ठीक है। और जब बहुत आगे बढ़ जाता है तो मिलने के लिए पॉइंट लेना चालू कर देते हैं। अपॉइंटमेंट लेंगे ना फिर आप समझोगे नहीं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन शुरू का जो संघर्ष होता है वो आपको गूंगे और बहरे बन जाना। दूसरा कुछ भी कह रहा है आपको नहीं उसकी बात सुननी है, क्योंकि उसकी बात सुनोगे तो आपका समय भी बर्बाद करेगा और आपको निराश भी करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए आपको गूंगा और बहरा बनना पड़ेगा। तमाम सारे आपके YouTube पर या अन्य जगह वीडियो होंगे जिन्होंने कृषि क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में उद्यमिता हासिल करके ऊंचाइयों पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो इस तरह से आप ये केवल हमने अभी बात की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन की, उत्पादकता बढ़ाए जाने की। तो उत्पादकता बढ़ाएंगे तो इसी में तो स्कोप है, आप सबका स्कोप है कि नहीं। दूसरी बात आ रही है कास्ट मिनिमाइजेशन। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अगर हमें आमदनी बढ़ानी है तो एक तरफ हमको उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी और खर्चा घटाना पड़ेगा। याद करिए टेस्ट में भी आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसमें मैक्सिमम लोगों ने गलत किया था। किसान की आमदनी बढ़ाई जा सकती है केवल उत्पादकता बढ़ाकर, खर्च घटाकर। तो दोनों सही है। एक मिनट सर, जी सर। अब कास्ट घटाना, तो ये हम समझिए कि इसमें उद्यमिता नहीं है, इसमें भी उद्यमिता है, इसमें भी व्यापार के अवसर हैं, इसमें भी रोजगार के अवसर हैं। वर्तमान समय में जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी तौर तरीके, जो भी विधियां उपलब्ध, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे खेती किसानी में हो, चाहे किसान के पास हो, अगर हम उनमें लगने वाली लागत घटा दें तो किसान क्या करेगा, जो कर रहा है वो छोड़ करके आप वाला अपना करेगा। करता है कि नहीं करता। जब नया मोबाइल फोन आ जाता है तो पुराना वाला आउटडेटेड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी कैसी पुरानी है ना। जब करण वंदना वैरायटी आ गई तो पुरानी वैरायटी छोड़ देता है ना आदमी, क्योंकि उससे तो 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल रहा है, करण वंदना से 70 के आसपास मिल रहा है, तो छोड़ देता है ना। बसंते उसको एक बार प्रमाण के रूप में दिखाना पड़ता है कि देखो भाई ये तुम्हारी पहले वाली है और ये वाली है करण वंदना। दोनों में बराबर सिंचाई किया, बराबर उड़ाई किया, बराबर खाद दिया, सब कुछ किया, और ये भी उतने दिन में 10-5 दिन के अंदर पक के तैयार हुई हुई है। और कटाई के उपरांत देखो इसके 1 बोरा है और इसका 1.5 बोरा है। इसको कौन सा प्रदर्शन कहेंगे? शुरू से लेकर के अंत तक इसको कहते हैं परिणाम प्रदर्शन। क्या कहते हैं? रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन। इसमें आप लोगों को पढ़ाया ना। तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम जब हम करेंगे कास्ट मिनिमाइजेशन का, तो हमारे पास नए उद्यम भी आएंगे, नए व्यवसाय भी आएंगे। कैसे कैसे? एक तो हम फार्म मैकेनाइजेशन कर सकते हैं, हमारे पास पैसा हम स्वयं कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो 10-5 किसानों को मिलकर के हम सीड ड्रिल लाना है, ट्रैक्टर लाना है। एक आदमी के पास 10 बीघे 20 बीघे जमीन है, उसके लिए ट्रैक्टर रखना सही मायने में पूछा जाए, अगर अर्थशास्त्र के हिसाब से देखो तो घाटे का सौदा हो सकता है अगर केवल खेती में इस्तेमाल करता है। अभी पिछले दिनों में सैना गया, एक सज्जन ले गए, तो हमने पूछा कि भैया ट्रैक्टर नया लाया किसान, तो हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, आप नया ट्रैक्टर लेके आए हैं, बधाई हो आपको।
बोले बाबूजी बहुत दिन से मेरे मन में अरमान था कि मैं ट्रैक्टर खरीदूं और अंत में मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कितने का लिया? उसने बताया कि इतने का लिया। मैंने कहा नगद लाए हो या सरकार की सब्सिडी योजना के तहत लाए हो या उधार लाए हो? ये सब करते हैं ना, किस्तें महीनों में ले। बोले बाबूजी हम चाहते थे शुरू से कि मेरे घर पे कोई तगादा मांगने ना आए, तो इस वजह से नगद लाया हूं, सरकारी किसी योजना का लाभ मुझे मिला नहीं, ऐसे बोला वहां की जो भाषा। अब सोचिए वो अपने 10 बीघे खेत के लिए एक नया ट्रैक्टर लेके आए। आप क्या समझते हैं 2-4 लाख का ट्रैक्टर मिलता है ना? अगर इतनी पूंजी पर 6% की दर से ब्याज जोड़ लीजिए, है ना, तो आपको हर साल कुछ न कुछ आमदनी होगी। यही अगर 4 लोगों के बीच, लेकिन उसके लिए पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। यह नहीं कि हम दबंग हैं तो पहले हमारे खेत की जुताई। कहने का मतलब अगर हाथी बांधना है तो हाथी को इस्तेमाल करने की हमें तरीका आना चाहिए। उस जो भी संसाधन हम ला रहे हैं उसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। अगर उपयोग नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो उस पर लाभ सही मायने में नहीं हम प्राप्त कर सकते। या तो दूसरे काम में उपयोग करिए, खेती का काम करने के बाद उसको इधर भाड़े पे चलाइए, तब उसकी अगर वो बैंक से किस्त लेके आए तब ना उसकी किस्त निकलेगी, वरना किस्त तो नहीं निकल पाएगी, फिर अपना पेट काट करके आपको उसकी किस्त देनी पड़ेगी। तो ऐसा बचना चाहिए। जब सरकार की 50% का सब्सिडी की योजना है जो उत्तर प्रदेश के कृषि पोर्टल पर है, आप देखिए 50% तक सब्सिडी है ट्रैक्टर, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये ग्रुप में कस्टम हायरिंग की बात कर रहे हैं। ग्रुप में भी एक सामूहिक योजना है जिसमें किसान समूह में कृषि यंत्र उनको दिए जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं व्यापारी वाले से। दूसरा सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इरिगेशन एफिशिएंसी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है, PMKSY। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य जो शब्द है या जो वाक्य है, जो मुख्य थीम है वो क्या है बता सकते हो आप? कई बार पूछा जा चुका है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रत्येक बूंद अधिक उपज, अधिक फसल उत्पादन, ठीक है। ये इस योजना का मुख्य लक्षण और प्रमुख योजना है। खासतौर से बुंदेलखंड में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। ड्रिप इरिगेशन भी इसी में, स्प्रिंकलर इरिगेशन भी इसी में। यहाँ पर बहुत सारे किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडिशन, मूल्य वर्धन उसमें कर दिया जाए, यानी उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वैल्यू है, उसको सुधार कर दिया जाए, उसको और बढ़ा दिया जाए। उसमें एक तरीका है फूड प्रोसेसिंग का। फूड प्रोसेसिंग में जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सस्ता है अमरूद आंवला, इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। फुटकर में लेते हो तो 40 रुपए किलो अमरूद देता है, लेकिन किसान से पूछो क्या रेट जा रहा है तो बताता है 8 रुपए 9 रुपए। इतना बड़ा गैप जो है किसान को फायदा नहीं मिल रहा है, फायदा तो बीच वाला कमा रहा है ना। तो जो भी हम कोई यूनिट डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसमें कई सारी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, उनका भी लाभ उठा सकते हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की जरूरत है। जो बाजार के तमाम सारे तरीके हैं उनको भी हमको आवश्यकता है कि सरकार से समर्थित हो चाहे प्राइवेट लोगों के समर्थित हो, उनको भी हमको आवश्यकता है कि उन पर भी फोकस करें। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जोखिम घटाना। अभी मैं इसके पहले आपको बता रहा था कि बाढ़ का, भूकंप का, सूखे के, ओले का, बारिश का, सबका जोखिम होता है फसलों का, तो इनको घटाना है। इसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं भी चला रखी हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। या दूसरा तरीका है जोखिम घटाने का, मैंने अभी बताया था डाइवर्सिफिकेशन की बात मैंने की, फसल विविधीकरण और कृषि विविधीकरण। उसी दिशा में इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। इसमें सारी चीजें अगर आप करते हैं तो किसी न किसी उद्यम से, एंटरप्राइज से आपको आमदनी हो जाएगी जो आपकी घाटे की भरपाई कर सकेगा। अन्य क्षेत्र में भी आप कुछ कर सकते हैं। लाइफ सेक्टर में जैसे यहाँ पर हनी उत्पादन की बात हो रही है। इसके अलावा कुछ अन्य काम या खेती किसानी के अलावा अन्य जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो साधन, उनका भी आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अभी तक के पूरे लेक्चर में देखा कि भारत के पास या भारत के किसानों के पास कौन कौन से कितनी मात्रा में संसाधन हैं और किस तरह से हमारे देश की या विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। उन्हीं कम संसाधनों का उपयोग करते हुए कैसे हम अपने खान पान को बढ़ाने के लिए, बदली हुई आदतों को के अनुसार भोजन पाने के लिए नए तरह के फल सब्जियों, प्रोटीन के स्रोत, नॉन वेज सबकी आवश्यकता है। और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि कृषि क्षेत्र का उत्पादकता बढ़े, रिस्क घटे, निवेश बढ़े, नई चीजें, नए अनुसंधान, नए रिसर्च शामिल हों और केवल शामिल ही ना हो, वो उनका किसान उपयोग करें। और इन सब में जितनी भी चीजें अभी आपको मैंने बताई, इन सब में आप जैसे लोग आकर के उद्यमिता के मोड में नई नई चीजें शुरू करें, नए नए कार्य शुरू करें, नए नए जानकारी आधारित क्रियाकलाप शुरू करें, ताकि आपके लिए भी आमदनी बढ़े और साथ में किसानों का भी लाभ बढ़े, किसान को भी अधिक लाभ हो सके। और ये सब करके आप उनकी आमदनी बढ़ा सकते हो, अपनी लिए भी रोजगार पैदा कर सकते हो। तो आज की बात यही हम फिनिश करते हैं। कल फिर हम नए लेक्चर के साथ आप लोगों को